आपने अपनी फर्स्ट सेल्फ मेड कार अपने आप बेच दी कोविड के दौरान मदद करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपकी बात को करेक्ट करूंगा कि सरकार एनजीओ बैन कर रही है। हाँ। सरकार एनजीओ बैन नहीं कर रही, सरकार ब्लैक मनी को बैन कर रही है। तो स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड में। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अभिलाष सिन्हा सर, जो एक चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट है। तो सर कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं अभिलाष सिन्हा, मैं एक लेक्चरर, चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट और एडवोकेट हूँ, जो कि बच्चों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करता हूँ। तो सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले तो पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस टीम ने मुझे यहाँ पर मौका दिया और मेरी अपनी बात रखने का मौका दिया कि जो समाज के लिए मैं कार्य। तो सर इन सब की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके माइंड में आया? क्योंकि आप एडवोकेट हो, तो एडवोकेट का तो काम सर कोर्ट वगैरह का, तो सर ये कैसे टीचिंग और ये? तो मैं ये 2010 या 11 की बात है, जब मैं अपने 12वीं कक्षा में पढ़ता था। तो तब किसी वजह से मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी और उस समय पिताजी का बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट चला कैंसर का। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोगों का फाइनेंशियल हेल्थ जो थी हमारे ये घर की, वो खराब हो गई। उस समय मैंने एक ऐसा पेज देखा कि मैंने देखा कि दिक्कतें कभी भी आ सकती हैं। मतलब आपका कभी भी, आपकी जो कंडीशन है वो कभी भी खराब हो सकती है। तो उसी समय मैंने अपने शुरुआत करी और मैंने अपने 12वीं कक्षा में होते हुए भी मैंने अपना कोचिंग सेंटर में पढ़ाना स्टार्ट करा। और जहाँ मैं जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, उसके कुछ दिनों बाद वही कोचिंग सेंटर लगभग 5-6 साल बाद मेरे पास आ गया। तो सर स्लम एरियाज क्या होते हैं? मतलब हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके अंदर की कुछ बातें बताइए। स्लम एरिया मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो बेसिक अमेनिटीज होती हैं, लाइक अभी भी दिल्ली के अंदर, अगर हम दिल्ली नेशनल कैपिटल बोलते हैं, तो इस दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बेसिक अमेनिटीज ही नहीं है। लाइक एजुकेशन वहाँ पर अंदर नहीं पहुँचा है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम बात करें वहाँ वाटर सप्लाई, तो अभी भी पानी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। और तो इन सब रोड्स वगैरह नहीं है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे बच्चों का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ तक भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्लम एरिया तो अराउंड तकरीबन नहीं तो 20 से 25 लाख लोग अभी भी क्या होगा ऐसे एरियाज में रह रहे हैं। और बच्चों की बात करें तो तकरीबन नहीं तो 30 से 35 लाख बच्चे हैं अभी भी स्लम्स के अंदर रह रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो सर आपने इन सारे बच्चों को ढूंढा कैसे? क्योंकि ये जो 500 का ये जो सर एक राउंड फिगर है, बहुत ज़्यादा है सर। क्योंकि एक एक बच्चे लेके आना साथ में उनको, फिर सर क्योंकि किसी की परवरिश किसी अलग जगह से हुई है, फिर सर उनको उन बच्चों के बीच में ढालना, तो सर ये बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे आपने ढूंढा एक एक बच्चे को, कहाँ से आए? तो एक बार कहानी सुनाता हूँ कि दिवाली का टाइम था, 2012-13 का दिवाली का टाइम था। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि यार एक कितना अच्छा त्योहार है। उस समय सरकार ने पटाखे भी बैन कर दिए थे और हम लोगों का ऑब्वियसली वेस्ट होता था थोड़ा सा पैसा। तो मुझे लगा कि यार अब चलो एक बार ऐसे एरियाज में चलते हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें कम होती हैं। तो मैं ऐसे ही मैंने नए कपड़े खरीदे बच्चों के लिए। बहुत फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, बहुत इनिशियल था ऐसे एरियाज में जाना। ठीक है। तो मैंने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदे, मतलब 200-250 मैंने पीस खरीदे बच्चों को, जीन्स वगैरह खरीदी। और ऐसे एरिया में मैं चल पड़ा जो कि आसपास मेट्रो के आसपास बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है यमुना खादर का, जो कि बहुत फेमस है इस समय। तो उस एरिया के अंदर मैं गया और वहाँ पर मैंने मतलब जब मैं कपड़े दे रहा था तो मैंने ऐसा देखा यार यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा की, मतलब दिल्ली के अंदर भी अगर ऐसे क्षेत्र हैं तो ये हमारे लिए मतलब बहुत गलत बात है। तो ऐसे में मैंने फिर मुझे मन में आया कि यार जब मेरे पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि 18 के आसपास मैंने लिटिल सीड्स एनजीओ का गठन किया था, तो मुझे लगा कि थोड़े रिसोर्सेज मेरे पास अगर अवेलेबल हैं तो मैं उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करूं। क्योंकि मेरे पास एजुकेशन था, मैंने अपनी दिक्कतों के साथ जो भी मैंने अपना एजुकेशन पूरा करा, तो मुझे लगता था कि हाँ, अगर मैं भी अगर ऐसे एरियाज में जाके पढ़ाने लगूँ तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों का क्या होगा, डेवलपमेंट होने लगेगा। तो मैंने क्या किया, वहाँ गया, मैंने बांटा वाटा, फिर मैंने बच्चों से पूछा कि मतलब आप लोगों का जो एजुकेशन है आप लोग कैसे करते हैं। तो उसमें से मोस्टली जो भी बच्चे थे, 90% बच्चे थे, बोलते हम तो स्कूल ही नहीं जाते। तो यार मैंने लगा यार दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं जाते, तो सरकारें तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस कर रही हैं कि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने फिर उनके पेरेंट्स से कनेक्ट करा, तो मैंने पेरेंट्स से कनेक्ट करा कि आप एक काम करिएगा
कि अब हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके यहीं आपके बीच में एक ऐसा हम सेटअप डालेंगे कि आप लोग आकर अपने बच्चों को बारे में बताइए, और अपने बच्चे जो आपके हैं उनको हम लोग कैसे स्कूल तक पहुंचाएंगे। तो वहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, उनकी यही दिक्कत थी कि स्कूल के अंदर एडमिशन के अंदर हमें दिल्ली के अंदर सर्टिफिकेट चाहिए, दिल्ली का दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए, दिल्ली का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए। और एक ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बाहर से आ रहे थे, तो वो लोगों को 5-5 6-6 साल हो गए थे एरिया के आने के अंदर, तो उनके पास बेसिक अपना कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी पे काम करा, 2-3 महीने आइडेंटिटी पे काम करा, उनकी आईडी वगैरह हम लोगों ने जनरेट कराई। तो ऐसे में फिर हमारे पास एकदम से क्या हुआ, बच्चे इनफ्लो बढ़ने लग गया कि हाँ, कि उनको लगा कि ऐसे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं कि जो हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएंगे। तो एक ऐसा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करा जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो अब हमारे पास एनरोल्ड हो चुके थे, और हम लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षा है, लाइक बेसिक एजुकेशन, वो हम लोगों ने अपने लिटिल सीड्स एनजीओ द्वारा उन लोगों को स्टार्ट कर दिया था वहां पर, कि जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोगों ने स्टार्ट करवा दी थी। तो बच्चों को अच्छा लगा कि हाँ, स्कूल का मतलब ये होता है। तो देन उसका हम लोगों ने स्कूल से टाइप करके हम लोगों ने उनका स्कूल में एडमिशन करना स्टार्ट कर। तो सर आज के टाइम पे लिटिल सीड्स एनजीओ कहाँ कहाँ पे फैला पड़ा है इंडिया में? आज हम लोग अगर छोटी बात नहीं बोल रहा, जो एनजीओ है हमारा इंटरनेशनल एनजीओ बन चुका है, और हम लोगों ने वेरियस कंट्रीज में, दिल्ली की तो लगभग सारे स्टेट्स के अंदर हमारा एनजीओ का एक्सटेंशन हो चुका है, हमारी टीम बिल्ड हो चुकी है, और हमने इंटरनेशनल टीम भी बनाई है जो फॉरेन एड के बहुत ज़्यादा काम आती है। तो हम लोग अराउंड अभी इंडिया के अंदर हम लोग तकरीबन 20,000 वॉलंटियर्स हैं जो हम इस पे काम कर रहे हैं, अपने एक इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट सर एक आपसे बात पूछनी है, जैसे कि इस्लाम एरिया में जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी कुछ भी नहीं है सर वहाँ पे। जैसे कि किसी के फादर जेल में है, किसी की मदर काम कर रही है, तो वो बच्चा ना स्कूल जाना चाहेगा ना कुछ काम करना चाहेगा, उसको ऐसी संगति मिलेगी। और जो सर इस्लाम एरिया के लोग होते हैं, तो सर वो उनका ना पढ़ाई में ज़्यादा होता है सर, वो वही मतलब चोरी चकारी इन सब में सर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सर इन्हें बाहर कैसे निकालना है? तो सबसे पहले यही तो दिक्कत आती है, मतलब वो बंदा स्लम में इसीलिए है क्योंकि उनके जो भी फादर ने कोई भी क्राइम वगैरह करा है, ठीक है, और मदर भी काम वाम पे जाती है, तो बच्चा अपना अकेले घर में छूट जाता है। तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है बच्चा गलत संगत में पड़े। तो उसी गलत संगत के लिए हम लोगों ने, जब उसके जो पेरेंट्स है, जिसकी जो उसकी माँ है, उसकी जो एबिलिटी नहीं होती बच्चे के पास 5-6 घंटे, उसको हमने अपने पास रखा, उसी घंटों में अपने पास रखा हम लोगों ने, और उसी घंटे में हम लोगों ने उन बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट करा। नॉट जो शिक्षा है सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, जरूरी नहीं किताबी शिक्षा, उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, उसको समाज के बारे में बताया, उसको लोगों के बारे में बताया, उनको बताया कि हाँ, ऐसे भी लोग थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा गरीब या अनपढ़ भी थे, लेकिन उन्होंने अपना मतलब अपना ऐसा नाम करा पूरी दुनिया के अंदर, आज वो सभी बहुत ज्यादा अमीर लोगों में आते हैं। तो उनके अंदर हम लोगों ने एक इच्छा जगाई कि हाँ, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने अपने पास 6 से 7 घंटे अपने पास बुलाया और उनको पढ़ाया, और जब उनकी मदर वगैरह आ जाती है तो उन लोगों को हम लोगों ने उन लोगों को साथ साथ बताया कि आपको अपने बच्चे को ऐसे हैंडल करना है। सर जैसे कि आपको एक मैं डॉक्यूमेंट्री बता दूं सर, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो सर उसमें ना अनाथ आलयों के बारे में बताया गया था, जहाँ पे सर जो लावारिस बच्चे होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, तो उन्हें बचपन से लेकर 18 साल तक उसी में रखा जाता है। उन्हें उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा जाता, लेकिन 18 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है जी। उन्हें कुछ नहीं पता रहता दुनिया के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या कैसे लोग होते हैं, कैसे लोगों से सामना होता है। और सर इनमें से सबसे ज्यादा बुरा होता है लड़कियों के साथ जी, जो मतलब कुछ चाइल्ड गर्ल ट्रैफिकर होता है, वो उन्हें लेके उन्हें कुछ खिला पिला के किसी दूसरे काम के लिए लगा देते हैं जी। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे हिसाब से ये जो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चला रही हैं कि जिसके अंदर जो बच्चों को फुल टाइमर बना रखा है उन्होंने। और अभी ऐसी डॉक्यूमेंट देखिए, ऐसी भी चीजें हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वही संस्था वाले उन बच्चों को काम कराने के लिए भेजते हैं। वो इसीलिए तो उन बच्चों को आगे नहीं आने देते, उन बच्चों को कभी भी उनका मीडिया में कभी भी आप इंटरव्यू नहीं देने देते। आप बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे आप अपना लेकर जाएंगे, अगर अपना सेटअप लेके जाएंगे कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो वहां पर अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां की चीजें ही नहीं पता, वहां का बच्चा कर क्या रहा है वहां पे, ना वो लोग स्कूल जाने देते हैं, और उन्होंने ये बता रखा है कि हम इन्हें पढ़ा रहे हैं। तो आप अब जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कूल का कोई जो हमारे जितने भी स्कूल थे जिनको परमिशन मिली हुई है, जब आप वहां तक नहीं डाल रहे, सीबीएसई में नहीं डाल रहे, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल रहे, तो आप, मेरे को लगता है उस शिक्षा का मतलब क्या है?
मैं भी अपना एनजीओ में अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर जब तक मैं उन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। आपको मैं 10 साल पढ़ा लूँ ऐसे, तो जब तक उसको, और ऑब्वियसली बात है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं होगी, वो एग्जाम नहीं देगा, वो लोगों से कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो यही चीज है, वो लोग अपने पास तो रख लेते हैं, बट वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उन लोगों को अपलिफ्ट करने का, उसमें बहुत बड़ा संशय बना हुआ है आजकल, बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। तो ये लोगों का ऐसा है कि बच्चों को हम लोग बाहर नहीं आने देंगे, हम बच्चों को अंदर ही डेवलप करेंगे। ऐसी कोई मतलब नहीं चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं चलना चाहिए। और ऐसे में उन लोगों को, ऐसी संस्थाओं को, सरकार को टारगेट करना चाहिए कि आप बच्चों को, मेरे को लग रहा है कि आप बच्चों को समाज से दूर कर रहे हैं, आप लोगों को देखने नहीं दे रहे, समाज में देखने नहीं दे रहे, बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो ऐसी संस्थाओं को मैं तो चाहूंगा आपकी टीम भी ऐसी संस्थाओं के पास जाए और देखें कि ये जो अनाथ आश्रम है, ये कैसे इनकी वर्किंग है, उनकी वर्किंग के बारे में समझे। क्योंकि मैं अगर जो काम करता हूँ तो मैं ऑब्वियसली पूरा पब्लिक डोमेन में रखता हूँ, मेरा हर काम पब्लिक डोमेन में है कि मैं उसको अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, अपनी इंस्टाग्राम चैनल पे डालता हूँ, पब्लिक से कनेक्ट हो। और बच्चों को भी, हर एक कोई भी नया आता है मेरी एनजीओ में घूमने आता है, वो बच्चों को जानता होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा सफल हो गया, वही सेम बच्चे होते हैं, वो भी दूसरों से इंटरेक्ट हो चुका होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हो गई हैं। तो एक बार प्लीज, आपने अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसमें एक बार जाके जरूर देखिए। सर जैसे इनिशियल एज में आपके फादर एक्सपायर हो गए, तो सर आपने जैसे बताया फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थी आपकी फैमिली, सर इतनी बड़ी फैमिली, सर आप भाई बहन भी काफ़ी ज़्यादा हो सर, तो मतलब कैसे आपने मैनेज करा? फिर उसके बाद आपने लॉयर की पढ़ाई करी, फिर सर टीचिंग, फिर उसके बाद एनजीओ सर, क्योंकि जैसे कि हर कोई अगर जैसे एनजीओ का काम करता है, कुछ करता है, तो सर उसके पीछे एक अपना वो होता है, बैक होती है कि हाँ कि मैं मैनेज कर लूंगा अगर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपके पीछे कुछ नहीं। तो कैसे स्टार्ट करा ये सब आपने? मैंने इनिशियल स्टेज, मैंने आपको बताया कि मेरे जो फादर हैं, जब मैं 12th के बाद मेरे फादर नहीं रहे थे कुछ बीमारी की वजह से वो, और मेरी सबसे पहले मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, और वो भी अपनी एजुकेशन स्टेज में थी, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो ऐसे टाइम में जो एक सारे हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर एक काम करना था। तो ऐसा टाइम भी आया था, 3-4 महीने ऐसा आया था जिसमें मतलब राशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी शुरू में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखी, ऑब्वियसली बात है, जब प्रॉब्लम आपको, जब तक ये आप पे नहीं बीतती ना, आपको समाज के बारे में नहीं पता लगता। तो ये सारी प्रॉब्लम एकदम से मेरे ऊपर आई, और मैं ग्रेजुएशन का टाइम था कि मेरे को, तब मैं ग्रेजुएशन कैसे करूं, कि काम करूं या ग्रेजुएशन करूं। तो ऐसे में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने अपना शाम को 1-2 जगह काम स्टार्ट करना। इनिशियली देखो, एजुकेशन तो एकदम स्टार्ट, पढ़ाना किसी को एकदम तो स्टार्ट नहीं होता। तो मैंने ऐसा एरिया ढूंढा, मैंने ऐसे टीचर ढूंढे जो जिनको जरूरत थी अपने यहाँ ऑफिस मैनेजमेंट की, ऑफिस देखने की। तो मैं उधर ही काम करता था, और वहाँ पे उनका जो भी साफ सफाई का काम था, ठीक है, और बच्चों की एंट्री करना था, तो ये सारी चीजें करने लग गया था मैं स्टार्टिंग में। और फिर ऐसे ही मुझे एक टीचर ने, उन्हीं ने मुझे एक मौका दे दिया कि आप क्या, तुम पढ़ाना चाहते हो, कि तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो? तो मैंने बोला ट्राई कर सकते हैं। देखो, एकदम ही कोई टीचर नहीं बनता, टीचर भी मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही टीचर बनते हैं, कोई भी चीज हर चीज स्टूडेंट से ही तो बनते हैं। तो फिर मैंने बोला मैंने पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने मुझे 3 से 4 बच्चे दिए थे, तो 4 बच्चे दिए थे, उनका अच्छा एजुकेशन रहा, अच्छा रिजल्ट आया। वो देखते देखते साल बढ़ता चला गया, और ऐसे करते 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 आज मैं दिल्ली के अंदर पूरे 7 से 8 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, 7 से 8 हजार बच्चों को शिक्षा दे चुका हूँ, और बच्चे अच्छी जगह सेट हो चुके हैं। तो ऐसा एक सफर रहा, और ऐसे सफर में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो सर जैसे कि मेरे को पता चला आपने अपनी फर्स्ट सेल्फ मेड कार अपने आप बेच दी कोविड के दौरान मदद करने के लिए, तो सर क्यों? मतलब कि कार तो अपने मेहनत से ली थी। हाँ, एक सपना था घर में, मतलब कि फादर तो इतनी ज्यादा बड़ी फैमिली को देख रहे थे, तो इतनी बड़ी फैमिली को देख रहे थे, ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं ले पाए हम लोगों का, मतलब सपना पूरा करने में वही लग गए थे। तो उसके बाद यार थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हुई, तो अपना सोचा कि अब अपने पास भी कार होनी चाहिए, बहुत दूर का पढ़ाने जाता था तो अपनी कार होनी चाहिए। तो मैंने कार खरीदी। उसके बाद बाई चांस ऐसी पूरे विश्व में इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, लोग मरने स्टार्ट हो गए थे, कोविड-19 आ गया तो लोग मरने स्टार्ट हो गए, तो वो नहीं देखा गया मुझसे। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे अपना, मतलब लोगों के लिए मुझे अब समर्पित होना पड़ेगा। शायद भगवान ने इसीलिए भेजा है। तो मैंने अपनी कार को सेल कर दिया, और उससे जो भी कार से पैसे मिले थे कोविड-19 के टाइम पे, तो मैंने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे मैंने उसमें करना स्टार्ट करा, और सिलेंडर्स प्रोवाइड करना,
लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, लोगों को अपने घरों तक पहुंचाना, ये काम स्टार्ट कर दिया। और भगवान की दुआ से पता नहीं उसी कोई मसीहा आया, और जो मेरा सपना था, जो मैंने अपनी कार बेची, तो एक कोई अपनी कार दे के चला गया अभी। वाह सर। तो सर ये जो इस्लाम एरिया है, और सर जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे वो निकालती है सर, अपने स्कीम्स निकालती है लोगों के लिए कि आप इसका इसका आप यूज करो, उसका यूज करो। तो सर ये पहुंच क्यों नहीं पा रही है? मतलब जैसे कि आप, बारिश हो रही है दिल्ली में सर, ये आप घंटे घंटे देख रहे हो सर, जैसे कि सरकार के दावे होते हैं इलेक्शन के टाइम्स पे क्या ये सब अच्छा होगा, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो स्कीम्स निकालते हैं कि जैसे सर, जैसे कि आपका एनजीओ है, तो ऐसी एनजीओ बहुत सारी सर बनी पड़ी है, तो सर मतलब सरकार इन्हें बैन भी कर देती है बहुत सारी एनजीओ को। तो सर आपकी एनजीओ कैसे चल रही है अभी तक? तो सबसे पहले तो मैं आपको आपकी बात को करेक्ट करूंगा कि सरकार एनजीओ बैन कर रही है। हाँ। सरकार एनजीओ बैन नहीं कर रही, सरकार ब्लैक मनी को बैन कर रही है। कि अच्छा। लोगों ने वो एक जरिया बनाया था ब्लैक मनी का, हाँ। ठीक है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का। हाँ। तो वो संस्थाएं काम करने के लिए नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए संस्थाएं हैं, ठीक है। एनजीओ का नाम यही था ना, कोई लोग सुनते हैं एनजीओ का नाम, एनजीओ के नाम से एडमिशन नहीं होते यार, तो ये एनजीओ नहीं है, ठीक है। वो संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं में टेररिस्ट वाली संस्थाएं भी होती हैं। उन्हीं संस्थाओं के अंदर अगर हम देखें तो हमारा कि देश के अंदर जितने दंगे कराए जाते हैं, वो वाली संस्थाएं भी होती हैं उसके अंदर। वो संस्थाएं होती हैं जो बच्चों को उठाया जाता है, वो उठाने के पैसे लेती हैं, वो संस्थाएं भी होती हैं। तो उनको प्लीज एनजीओ का नाम देकर उन्हें बदनाम मत करिए। हम जो हमारी जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं हैं कि कैसे पब्लिक का डेवलपमेंट हो, कैसे गरीब तबके का डेवलपमेंट हो, कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे देश हमारा सुपर पावर बने, हम लोग उस पर काम करते हैं। ना कि हमारा ये जो काम है कि जो जो ब्लैक से व्हाइट मनी करने का काम है, तो ये नहीं होता। तो प्लीज इस बात को आगे से थोड़ा सा क्लैरिफाई करके करिएगा कि ये जो संस्थाएं हैं ये ब्लैक मनी के लिए। तो सर आपकी एनजीओ को फंड्स वगैरह कहाँ से रेज होते हैं? मतलब आप कैसे हम लोग जो जुड़े हैं, हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, हाँ। ठीक है। अब मैं टीचर हूँ, लॉयर भी है मेरी टीम में, मेरी टीम में डॉक्टर्स भी हैं। तो हम लोगों का ऐसा कोई मोटो नहीं है कि कोई सरकार की स्कीम को लेके हम लोग फंड रेज करें। हमारा सिंपल मोटो है, हमारे पैसों से हम लोग कितना देश का भला कर सकते हैं। अगर आप कुछ सोचिए, हमारी टीम में अगर 2000 मेंबर भी है और 2000 मेंबर 100 रुपए भी देते हैं, तो एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है कोई बड़े इवेंट के लिए, और कोई भी हमारे को कैंपेन करना है। तो ये सारा का सारा हमारी जो टीम है अपना कट देती है, अपनी सैलरी से अपना परसेंटेज निकाल रखते हैं। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं। बाकी आप जैसे भाई बहन भी हैं कि जो लगातार समय समय पे हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। सर जैसे किसी को अगर हेल्प की नीड हो आपसे, तो वो आपसे कैसे जुड़ेंगे? हेल्प की नीड है, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ। उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार हमसे मिलकर हमारे ऑफिस आकर अपना बता सकते हैं कि क्या क्या उनकी जरूरत है। ये कि हम बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें तो नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि हम लोग भी अभी इनिशियल लेवल पर हैं अपने, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको कोई ना कोई किसी तरीके से उन्हें बेनिफिट पहुंच जाए और हमारे थ्रू उन्हें लाभ मिल जाए। क्योंकि हम भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो हम दूसरे पे रेफर कर देते हैं, फिर आगे रेफर करते हैं। इससे उनका जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व, मतलब मोटा मोटी उनका प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। उनको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि पैसा लिटिल सीट से है, सामान लिटिल सीट से। सर आप कैंसर पेशेंट्स की भी मदद करते हैं, तो सर कैंसर की जो दवाइयाँ आती है वो काफी महंगी आती है, तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी निकाली है सर, लेकिन उसमें फ्री में दवाइयाँ नहीं आती है, आती है कॉस्टली आती है। जी। तो सर गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा इसे? तो सरकार ने मतलब आप लोग, आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता होगा, यूथ तो सरकार ने जन औषधि केंद्र बनाया हुआ। हाँ, 90% 90% अप टू 90% दवाई फ्री है। और उसके अंदर सरकार ने 1800 दवाइयां जो है उसके अंदर क्या क्या सस्ते रेट पे प्रोवाइड करी है, और जिसके अंदर सरकार के 10% जो दवाइयां हैं वो कैंसर पेशेंट के लिए ही है। तो अगर हम ट्राई करें, हाँ सॉल्ट अलग हो सकता है, मतलब सॉल्ट सेम हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन दवाइयां सरकार की भी अवेलेबल है। प्लस हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है कि जो कैंसर पेशेंट है, कभी कभार क्या होता है उनकी मेडिसिन आ जाती है और वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो हम लोगों ने वो कैंसर ऐसे ड्राइव चलाया कि वो अपनी मेडिसिन हमारे पास जमा कर दे, और उन मेडिसिन को हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिसको नीड होती है वो दवाई वहां तक पहुंच जाती है। वाह सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी चीजें बताई जो हमारी ऑडियंस में देख के बहुत सारी चीजें समझ पाएगी, सीख पाएगी। तो थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू सो मच ऐसी टीम का, जिसने मुझे अपना कीमती समय दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपकी जो ऑडियंस है उनके बीच में रख सकूं। एक शॉर्ट मैसेज देके इस एपिसोड बाद मीडिया एंड करते हैं प्लीज। मैं सभी दर्शकों से और खास करके युवाओं से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सारा युवा इकट्ठा होकर अपने देश की प्रगति के लिए, अपने देश के विकास के लिए और देश को सुपर पावर बनाने के लिए आगे आए। हम युवाओं का ही, आगे आने वाले समय में हम युवाओं का ही कंट्रीब्यूशन होने वाला है।
तो आप सभी युवाओं से यही चीज है मेरी कि गलत चीजों में ना जाकर आप अच्छी चीजों में आइए, देखिएगा जल्द भारत एक सुपर पावर बन के निकलेगा। धन्यवाद।